Good morning, everyone. My name is Deepak Mahajan, and you are currently watching the YouTube platform of Delhi Career Group. Delhi Career Group आज से आप सबके लिए लेके आया है वीकली करंट अफेयर्स वीडियोस। ये जो वीकली करंट अफेयर वीडियोस के हमारे सेशन रहेंगे, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सीडीएस, एनडीए, एफकैट, एमएनएस, एनी अदर टाइप ऑफ डिफेंस कोई एग्जाम है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कोई एग्जाम है, एसएससी, बैंकिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट का एनी अदर टाइप ऑफ एग्जाम, ये जो वीडियोस रहेंगी ये आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसका जो कंटेंट रहेगा उसमें सबसे पहले रहेंगे हमारे कुछ एक मेजर करंट अफेयर, उसके बाद रहेंगे हमारे कुछ एक वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द सितंबर मंथ। इसके अलावा आप डीसीजी से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो, आप डीसीजी के साथ जुड़ सकते हो। डीसीजी से जुड़ने के लिए आपको यहाँ वीडियो में दिखाए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वहां से आपको कोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा आप डीसीजी एकेडमी को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी डीसीजी के साथ जुड़ सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन ऑफ द वीकली करंट अफेयर। First of all, the center has directed the states and the union territories to carry out the social audit of the midday meal scheme in every district by November 30. So क्या हुआ, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कि एक सोशल ऑडिट की जाए मिड डे मील स्कीम की अपने हर डिस्ट्रिक्ट में। अब सबसे पहले अगर बात करें कि सोशल ऑडिट क्या होती है, सोशल ऑडिट क्या होती है, तो सोशल ऑडिट का अगर सिंपल भाषा में समझाएं तो सोशल ऑडिट होती है फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑफ द स्कीम। यहाँ पर अगर बात करें, इज अ वे ऑफ मेयरिंग अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टिंग एंड अल्टीमेटली इंप्रूविंग अ स्कीम्स सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस विज़ावी इट्स ऑब्जेक्टिव। सो क्या कहने का मतलब है कि जितनी भी सारी स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है इम्प्लीफाई करती है या फिर इम्प्लीमेंट करती है, वो वाली स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट होने के बाद ग्रास रूट लेवल पर किस तरीके से काम कर रही हैं वो चेक करने के लिए सोशल ऑडिट की जाती है, या फिर उसके चेक करने को सोशल ऑडिट कहते हैं। कोई भी स्कीम है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकाल के लेके आ रही है या फिर कोई भी स्कीम लॉन्च की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से काफी अच्छे बजट से या काफी अच्छे तरीके से लॉन्च हो जाती है, लेकिन ग्रास रूट लेवल तक पहुंचते पहुंचते वो वाली स्कीम जो है वो उतनी ज्यादा अच्छे से या फिर इफेक्टिव वे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, और कई बार कुछ लोगों की वजह से बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो एक सोशल ऑडिट एक तरीका है जिससे ये चेक किया जाता है कि ये जो स्कीम है वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है, कितने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि सारे जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं वो एक सोशल ऑडिट कंडक्ट करवाएंगे अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि जो मिड डे मील स्कीम जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो कितने अच्छे से काम कर रही है या कितने अच्छे से काम नहीं कर रही है। अगर बात करें कि मिड डे मील स्कीम क्या है, तो द स्कीम guarantees one meal, at least one meal to all children in the government and aided schools and madrasas supported under the समग्र शिक्षा अभियान। सो इस स्कीम के अंदर ये स्कीम गारंटी देती है कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उनको एटलीस्ट एक टाइम की मील प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट फंडेड स्कूल हो या फिर मदरसाज हो, उन सबको एटलीस्ट वन टाइम एक मिड डे मील या फिर एक फुल मील जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8th, only up to the class 8th student are granted one nutritional cooked meal for at least 200 days a year, कि साल में एटलीस्ट 200 डेज के लिए क्लास 8th तक के जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे, जितने भी बच्चे रहेंगे, उनको एटलीस्ट एक टाइम की न्यूट्रिशनल मील जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर बात करें कि ये स्कीम किसके अंडर आ रही है, तो ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज करंटली बीइंग हेडेड बाय दी श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है इस वक्त जो है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है या फिर एचआरडी मिनिस्टर है। द स्कीम इज आल्सो कवर्ड बाय द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, एनएफएसए 2013 के अंडर भी ये स्कीम प्रोवाइड करवाई जा रही है या फिर इसके अंडर कवर अप होती है। इसका जो सेक्शन 28 है उसमें ये लिखा गया है कि सोशल ऑडिट
ऑफ द स्कीम इज मैंडेटरी, कि हर कुछ टाइम बाद जो कोई भी स्कीम है जो कि फूड से रिलेटेड है या मिड डे मील की जो स्कीम है वो मैंडेटरी है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंपलसरी है, इसकी ऑडिट करवाना जरूरी है या फिर चेक करना जरूरी है कि गोल वर्सेस रियलिटी क्या है, कि हमारा गोल कुछ और था और जो गोल था हमारा क्या रियलिटी में वो वाला गोल अचीव हो पा रहा है या नहीं अचीव हो पा रहा है। दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ सोशल ऑडिट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research and Indian Institute of Petroleum, has signed MOU with Air India, Air Asia and Vistara. All these companies are all under the Tata Groups for the SAF. SAF means Sustainable Aviation Fuels to achieve net zero carbon emission, that is NZE. तो ये जो कुछ एक्रोनिम होते हैं या कुछ एब्रीवेशन होते हैं, जैसे NZE हो गया, नेट जीरो एमिशन, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देन क्या हुआ, रिसेंटली CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने एक MOU साइन किया टाटा ग्रुप्स के कुछ सब्सिडरी हैं जिसका नाम है एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा, इन सब के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि SAF का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे और SAF की वजह से जो नेट जीरो एमिशन है या फिर नेट जीरो कार्बन एमिशन है उसको जितना ज्यादा कम कर सकते हैं या फिर नेट जीरो एमिशन वाले टारगेट को अचीव करेंगे हम। International Civil Aviation Organization ICAO has put the target of net zero by the aviation sector by the 2050। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिविल एविएशन ने एक टारगेट रखा है कि नेट 2050 तक जितने भी एविएशन सेंटर है या जितने भी एयरपोर्ट हैं या एविएशन सेक्टर जो भी है वहां पर नेट जीरो कार्बन एमिशन की जाएगी, लेकिन उसके काफी जल्दी काफी एडवांस में हम इस वाली साइड को ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो नेट कार्बन एमिशन है वो काफी हद तक कम हो सके। बात करें अगर SAF क्या होते हैं, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स आर दी बायोफ्यूल्स मेड फ्रॉम सस्टेनेबल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट्री and agriculture waste and used cooking oil and can be blended with the fossil jet fuel to reduce emission। ये ऐसे फ्यूल्स होते हैं जिनको जेट फ्यूल के साथ अगर हम मिक्स अप कर सके तो जो नेट एमिशन हो रही थी वो काफी हद तक कम हो सकती है। इट इज अ ड्रॉप इन फ्यूल। ड्रॉप इन फ्यूल का मतलब होता है ऐसे फ्यूल जिनको हम एयरक्राफ्ट में डाल सकते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं विदाउट अ फॉर्मल अमेंडिंग टू द एयरक्राफ्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई कार्स हमारी ऐसी होती हैं जो पेट्रोल के साथ भी चलती हैं और डीजल के साथ भी चलती हैं, लेकिन कई कार्स ऐसी होती हैं जो कि केवल डीजल के साथ चलेंगे या अकेली पेट्रोल के साथ चलेंगे। वैसे एयरक्राफ्ट में अगर हम ब्लेंडेड फ्यूल डालें या फिर ड्रॉप इन फ्यूल डालें उसका मतलब यह है कि हमें कोई कार की या फिर एयरक्राफ्ट की स्पेशल या फिर फॉर्मल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको डाल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। In 2016, the International Civil Aviation Organization adopted a global market mechanism, the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for the International Aviation (CORSIA). ये जो एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म था ये अडॉप्ट किया गया जिसमें बोला गया कि सिविल एविएशन सेक्टर कार्बन ऑफसेटिंग करेगा और रिडक्शन करेगा। कार्बन ऑफसेटिंग मतलब रिडक्शन इन दी एमिशन ऑफ द कार्बन, जितना कम कर सकते हैं उतना ज्यादा कम करेंगे ताकि CO2 एमिशन जो है वो सिविल एविएशन वाली जो इंडस्ट्री है उसमें काफी ज्यादा कम करवाया जा सके। अभी तक ये केवल वॉलंटरी बेसिस के ऊपर है। वॉलंटरी बेसिस मतलब कि अगर जिसकी इच्छा है वो कंट्री कर सकती है, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन 2027 के बाद ये वॉलंटरी बेसिस के ऊपर नहीं रहेगा। उसके बाद जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं विल बी सब्जेक्ट टू दी मैंडेटरी ऑफसेटिंग रिक्वायरमेंट। तो 2027 के बाद मैंडेटरी हो जाएगा कि कार्बन ऑफसेटिंग उन सबको करनी ही पड़ेगी। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिसेंटली हमारे इंडिया में कुछ एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उन्होंने, प्राइवेट जो कॉर्पोरेशन है उन्होंने MOU साइन किया जिसमें ये बोला गया कि वो अपनी एयरलाइंस को SAF के अंडर लेके आएंगे और नेट जीरो एमिशन वाला टारगेट है उसके ऊपर थोड़ा जल्दी, जो इंटरनेशनल जो टारगेट लाइन है उससे बहुत ही जल्द या उससे काफी पहले हम ये वाला टारगेट अचीव करके दिखाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, कोल इंडिया
Coal India will sign the memorandum of understanding with the Indian Oil, Whale and GAIL for the coal to chemical project through the surface coal gasification route. So BHEL या फिर वेल का वेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. वेल इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड and GAIL is Gas Authority of India Limited. So क्या हुआ, एक MOU साइन हुआ कोल इंडिया और इंडियन ऑयल, वेल और गेल के बीच में. इसमें बोला गया कि केमिकल प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किए जाएंगे सरफेस कोल गैसिफिकेशन के लिए. तो बात करें कि सरफेस कोल गैसिफिकेशन क्या होती है, तो सबसे पहले बात ये आएगी कि कोल गैसिफिकेशन क्या होती है. तो कोल को केमिकल प्रोसेस के थ्रू गैस में कन्वर्जन को कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं. ऐसी गैसेस जिनको बाद में जाके फ्यूल्स के लिए हम अगर इस्तेमाल कर सकें तो उसको कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं, या फिर कोल को गैस में कन्वर्ट करवाने के बाद जिनको फ्यूल्स में चेंज किया जा सके या फिर फ्यूल्स की तरह यूज कर सके उनको कोल गैसिफिकेशन बोला जाता है. द प्रोजेक्ट विल हेल्प अचीव द टारगेट ऑफ 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय दी 2030. 2030 एक टारगेट है जिसमें जो कि सेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने. मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने बोला है कि बाय द एंड ऑफ 2030 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल जो है उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया जाएगा. बात करें गैसिफिकेशन ऑफ कोल की, तो गैसिफिकेशन ऑफ कोल इज अ प्रोसेस इन विच कोल इज पार्शियली ऑक्सीडेटेड बाय द एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस टू प्रोड्यूस अ सिनगैस. सो सिनगैस क्या है? सिनगैस कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड केमिकल. सिनगैस, ये जो मैंने आपको बताया था कि कोल को हम कन्वर्ट करवाएंगे एक गैस में, तो जिस गैस में कन्वर्ट होता है उस गैस को बोला जाता है सिनगैस. बाद में सिनगैस का यूज बाकी कुछ एक केमिकल्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल हो सकता है इसका, और इसके अलावा भी बाकी काफी केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज कर सकते हैं. सिंथेसिस गैस और सिनगैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा. सो सिनगैस के बारे में भी एग्जाम में सवाल आ सकता है कि व्हाट इज सिनगैस, एंड कोल गैसिफिकेशन के ऊपर भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपसे. नेक्स्ट, the Indian Army and the Defense Geoinformatics and the Research Establishment DGRE have jointly installed the avalanche monitoring radar, the first of its kind in India in North Sikkim. तो इंडिया में सबसे पहला avalanche monitoring radar जो है वो नॉर्थ सिक्किम में इनोग्रेट किया गया या एस्टेब्लिश किया गया. दो इंडियन आर्मी और डीजीआरई दोनों के ज्वाइंटली एफर्ट से ये पहली बार इंस्टॉल किया गया. अब अगर बात करें कि एवलांच क्या होता है और स्नो एवलांच क्या होता है, तो एन एवलांच इज अ रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ स्लोप सच एज अ हिल और अ माउंटेन. एवलांच कैन बी सेट ऑफ स्पॉन्टेनियसली बाय सच फैक्टर एज इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन और स्नो पैक वीकनिंग और बाय एक्सटर्नल मीन सच एज ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अर्थक्वेक. सो एवलांच क्या होता है, स्नो एवलांच क्या होता है, जब एक जगह पर काफी लंबे टाइम के लिए अगर स्नोफॉल लगातार होता रहे और स्नोफॉल की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो सके कि वो जो माउंटेन है वहां पर ये टिक नहीं सकता और उसके बाद रैपिडली या फिर स्पॉन्टेनियसली एकदम काफी टर्न ऑफ या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ जो स्नो है वो एकदम डाउनफॉल होती है, उसको स्नो एवलांच बोलते हैं. ठीक है, ये काफी फैक्टर्स की वजह, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ ऊपर से एक धुएं की तरह या फिर व्हाइट फॉग की तरह स्नो जो है वो ऊपर से गिरती नजर आ रही है, इसको स्नो एवलांच बोला जाता है. स्नो एवलांच मींस जब एक साथ जो बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ था वो एकदम टूट के नीचे की तरफ बहता है. अब इससे काफी ज्यादा नुकसान होते हैं, क्रॉप्स को काफी ज्यादा नुकसान होते हैं. कई जो पर्सन है जो ट्रैक कर रहे हैं या माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है ये, काफी लोगों की डेथ हो जाती है स्नो एवलांच की वजह से. ठीक है, इसकी वजह क्या हो सकती है
काफी हाई प्रेसिपिटेशन, मतलब कि काफी हाई अमाउंट में स्नोफॉल हुआ एकदम, जिसकी वजह से स्नो पैक जो है वो वीक हो गया और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट अब ऊपर नहीं रह सकता उसकी वजह से। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज ह्यूमंस, एनिमल एंड अर्थक्वेक कैन आल्सो ऑफसेट द स्नो एवलांच। बेनिफिट्स ऑफ द एवलांच मॉनिटरिंग रेडार। एवलांच मॉनिटरिंग रेडार के फायदे क्या है? सबसे पहले, डिटेक्शन ऑफ द एवलांच विद इन 3 सेकंड ऑफ द ट्रिगर। जब एवलांच को ट्रिगर किया जाएगा या फिर मान लो अर्थक्वेक आता है, एवलांच जस्ट होने ही वाला है, उससे 3 सेकंड के अंदर अंदर जो डिटेक्शन है वो हो जाएगी इस मॉनिटरिंग रेडार से। इससे क्या हो सकता है कि काफी जो वैल्यूएबल लाइफ है उनको वॉर्न किया जा सकता है, और ताकि वो अपनी जो लाइफ है वो बचा सके। आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग के टाइम काफी लोगों की डेथ हो जाती है। उसके पीछे की वजह लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड मेनली होता है स्नो एवलांच, कि वहां पर काफी ज्यादा बर्फ गिरती है, उसकी वजह से स्नो एवलांच काफी देखे जाते हैं माउंट एवरेस्ट की वजह से, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट वन ऑफ द टफेस्ट माउंटेन टू कंक्योर, काफी टफ माउंटेन है जिसको कंक्योर किया जा सकता है। ठीक है, काफी और है। आपने कैलाश पर्वत का सुना होगा, तो कैलाश पर्वत में आज तक जिसने जाने की कोशिश की तो मैक्सिमम सबने स्नो एवलांच काफी ज्यादा फेस की है। बात करें अगर डीजीआरई, डीजीआरई इज द डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विंग, डीआरडीओ की एक विंग है, इन्वॉल्व इन फोरकास्टिंग एंड मिटिगेटिंग एवलांच हजार्ड फेस्ड बाय द इंडियन आर्मी इन द हिमालयन रीजन। सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ हमारी इंडियन आर्मी जो है वो हिमालयस के बॉर्डर्स के ऊपर मॉनिटर करती है या फिर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है हमारे राइवलरी या फिर एनिमी से। तो डीजीआरई ये चेक करती है कि जितने भी हमारी इंडियन आर्मी है उन सबको सेफ रखा जाए इस नेचुरल एक्सीडेंट से, या फिर बोल सकते हैं नेचुरल डिजास्टर से। नेचुरल है, मैनमेड भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा नेचुरल मैक्सिमम टाइम नेचुरल वजह से स्नो एवलांच होता है, जिसकी वजह से काफी लोगों की जान जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट, टोयोटा विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार। टोयोटा लॉन्च करेगी इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। बात करें कि फ्लेक्सिबल फ्यूल या फिर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होता है, सो इट इज एन इंटरनल कंबशन इंजन कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ऑन गैसोलीन एज वेल एज ब्लेंड ऑफ गैसोलीन एंड इथेनॉल। गैसोलीन क्या होता है? तो मोस्ट कॉमनली जो हम फ्यूल कार्स में यूज करते हैं, बाइक्स में यूज करते हैं, यानी अदर व्हीकल में यूज करते हैं, उसको मोस्ट कॉमनली गैसोलीन बोला जाता है। गैसोलीन ब्लेंड होता है काफी केमिकल्स का, इथेनॉल, अल्केन्स, अल्काइंस, काफी केमिकल्स होते हैं इसमें, उसका मिक्सर होता है गैसोलीन। जो भी फ्यूल हम अपनी कार में डाल रहे हैं, अपनी बाइक्स में डाल रहे हैं, इसके अलावा जिस भी हमारे व्हीकल में डाल रहे हैं, उसको गैसोलीन बोला जाता है। तो फ्लेक्सिबल फ्यूल ऐसे वाला फ्यूल होता है या फिर ऐसा व्हीकल होता है फ्लेक्सिबल फ्यूल जिसको जो गैसोलीन के साथ तो ऑपरेट हो ही सकता है, इसके अलावा अगर उसको इथेनॉल के साथ अगर ब्लेंड करें तो उसके बाद भी वो ऑपरेट हो सकता है काफी इजीली। E85 और फ्लेक्स फ्यूल एक एग्जांपल है। E85 फ्लेक्स फ्यूल का इज अ गैसोलीन इथेनॉल ब्लेंड कंटेनिंग 51% टू 83% इथेनॉल। गैसोलीन के साथ 51 टू 83% में इथेनॉल मिक्स किया जाता है E85 में। The engine control module of the car that is being manufactured by the Toyota is calibrated टू अकोमोडेट हाई ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल मैक्सिमम व्हीकल में इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट काफी ज्यादा रहता है गैसोलीन के मुकाबले। सो इसका जो इंजन का मॉड्यूल है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि वो जो हाई कंटेंट है ऑक्सीजन का उसको वो अकोमोडेट कर सके या फिर उसको कंट्रोल कर सके। सच कार्स आर ऑलरेडी रनिंग इन ब्राजील, यूएसए एंड कनाडा। इन 3 कंट्रीज में ऑलरेडी ये रनिंग हो रही है। उसके बाद इंडिया विल बी द 4th कंट्री टू रन सच कार्स विच आर बीइंग ऑपरेटेड ऑन द फ्लेक्स फ्यूल्स। Next is Ministry of Commerce and Industry has committed over 7,000 crore for the alternative investment funds. AIF will use the money to invest in these startups. सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कमिट किया है कि 7,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे एआईएफ में। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो होते हैं जो कि सेबी की रेगुलेशंस के अंडर काम नहीं करते, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस के अंडर काम नहीं करते, जो हमारे इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल वेज हैं जिसमें कि हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं,
इसके अलावा स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के अलावा कैश है, ये जो भी हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है इनसे काफ़ी अलग रहते हैं, इसलिए इनको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बोला जाता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आर दोज फंड्स created or established in the India as a privately pooled investment vehicle. Privately pooled investment vehicle रहेगा ये, in order to collect funds from specific investor as per previously defined investment policy. जैसे कि पहले इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो डिफाइन की जाएगी उसके अकॉर्डिंगली प्राइवेटली पूल किए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट ली जाएगी और उसके बाद एक स्पेसिफाइड सेक्टर में उसकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। जैसे कि अभी इन्होंने कहा है कि स्टार्टअप्स में 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी एआईएफ के थ्रू। सो फंड ऑफ द फंड फॉर स्टार्टअप, फंड फॉर स्टार्टअप का जो फंड रहेगा कम्स अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2013 में लॉन्च की गई थी टू मोबिलाइज डोमेस्टिक कैपिटल फॉर द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको मोबिलाइज करने के लिए डोमेस्टिक कैपिटल से। इससे पहले 2016 से पहले देखा गया कि जितने भी सारे स्टार्टअप्स होते थे वो पर्सन जो है या फिर जो कंपनीज है स्टार्टअप वाली, वो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट को सीख कर रही होती थी कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन इंडियन जो कैपिटलिस्ट थे वो इतने ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, इसलिए मैक्सिमम जो जाते थे वो फॉरेन कैपिटल के ऊपर चले जाते थे या फिर फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखी गई उससे पहले। लेकिन उसके बाद स्टार्टअप इंडिया स्कीम आती है जिसमें ये बोला गया कि डोमेस्टिक कैपिटलाइज, डोमेस्टिक जो कैपिटल है हमारी वहां से इन्वेस्टमेंट की जाएगी स्टार्टअप्स के लिए। इसके लिए लेके आए स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में, और इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कमिट किया है कि 7,000 करोड़ रुपीस जो है वो दिए जाएंगे स्टार्टअप या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, जो कि स्टार्टअप इंडिया या फिर स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु। सो ICMF की सेटअप हुआ है, इनॉग्रेट किया है हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में। अब बात करें कि क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या होगी, ऐसी फैसिलिटी जो कि क्रायोजेनिक इंजन बनाएगी। ठीक है, सो ICMF इज डेडिकेटेड टू द रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स असेंबली फॉर द इसरो। सो इसरो के लिए रॉकेट बनाएगी और उसकी असेंबली भी ICMF करेगी। द फैसिलिटी विल बूस्ट सेल्फ रिलायंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन। हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन बनाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, और सेल्फ रिलायंस का मतलब थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और स्टेप है इनका ये, कि हमारी जो फैसिलिटी है मैक्सिमम चीजें हम फॉरेन से इंपोर्ट करते थे रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं से बूस्ट है आत्मनिर्भर भारत के लिए। ऑन जनवरी 5, 2014 इंडिया सक्सेसफुली फ्लू GSLV D5 with the cryogenic engine made by the ISRO through private industries। पहली बार 2014 में क्रायोजेनिक इंजन को चलाया गया था या फिर फ्लू करवाया गया था। बिकेम द 6th कंट्री इन डेवलपिंग क्रायोजेनिक इंजन, और पूरे वर्ल्ड में 6th कंट्री बनी थी जिन्होंने क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप किया था। अब बात करें क्रायोजेनिक इंजन, वैसे वाले इंजन होते हैं जो कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, मतलब कि स्पेस के ऊपर भी काफी अच्छे से काम कर सकते हैं, और वो इंजन जो है वो काफी कम टेम्परेचर होने के बाद भी वो जमते नहीं है या फिर सॉलिड में काम कन्वर्ट नहीं होते हैं। उनके फ्यूल्स, जो फ्यूल्स है वो लिक्विड ही रहते हैं इवन इतने ज्यादा कम टेम्परेचर के ऊपर भी, और इंजन भी वर्क करना बंद नहीं करते। क्रायोजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर अराउंड -150 डिग्री सेंटीग्रेड टू लिफ्ट एंड प्लेस हैवियर ऑब्जेक्ट इन दी स्पेस। ऐसे फ्यूल जो कि -150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी काम करेंगे और जो हमारे रॉकेट्स है उनको लिफ्ट कर सकते हैं बाई गिविंग देम थ्रस्ट एंड एनी अदर काइंड ऑफ फोर्स। तो मैक्सिमम फ्यूल्स आपने देखे होंगे कि -150 डिग्री तक जम जाते हैं, और मैक्सिमम इंजन जो है इतने कम टेम्परेचर के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्रायोजेनिक्स जो है, क्रायोजेनिक की हेल्प से हम ऐसे इंजन या फिर ऐसे सिस्टम डेवलप करने में काफी सक्सेसफुल हुए हैं recent time में। Fuels that are required to be stored at extremely low temperature in order to maintain them in liquid state are cryogenic fuels। ऐसे फ्यूल जिनको काफी कम टेम्परेचर पे रखा जाना पड़ता है ताकि वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, केवल लिक्विड फॉर्म में रहे, उनको क्रायोजेनिक फ्यूल्स बोला जाता है।
So cryogenic is the study of the object at extremely low temperature, and cryogenic fuels are those fuel which are in the liquid state only in the very low temperature. Next is the government extended by 3 months its program to provide free rations to the poor through the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana PMGKY। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की वैलिडिटी जो है वो उन्होंने बोला है कि 3 मंथ से हम और एक्सटेंड करेंगे, या 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दी जाएगी। स्टार्टिंग में ये वाली जो स्कीम थी वो 17 दिसंबर 2016 को लॉन्च की गई थी बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Ministry of Finance is currently being headed by the निर्मला सीतारामन। बात करें कि अभी जो करंट स्कीम है उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं लोगों को, या फिर ये जो स्कीम है वो एक्सटेंड की गई है तो उसमें क्या क्या कवर अप होगा। नॉर्मली ये स्कीम जो थी वो 26 मार्च 2020 को लॉन्च की गई थी। इसके अंदर क्या था, टू प्रोवाइड एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख पर हेल्थ वर्कर अफेक्टेड बाय द कोविड-19 के दौर में जितने भी हेल्थ वर्कर थे, आशा वर्कर्स थे, अगर उनकी कुछ हो जाता है, उनकी इनकेस उनकी सर्व करते करते उनकी डेथ हो जाती है तो उनको 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा उनके फैमिली मेंबर को। इसके अलावा टू प्रोवाइड फ्री रिसोर्सेज ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ द व्हीट और राइस एंड 1 किलोग्राम ऑफ द प्रेफर्ड पल्सेस for 80 crore people for the next 3 months under the PM गरीब कल्याण योजना। 5 किलोग्राम गेहूं, उसके अलावा या फिर राइस एंड 1 किलोग्राम ऑफ द प्रेफर्ड पल्सेस फॉर द 80 करोड़ पीपल। 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ पीपल को 5 किलो गेहूं या राइस और उसके साथ 1 किलोग्राम दाल वो नेक्स्ट 3 महीनों के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में दी जाएगी। 20 करोड़ वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर विल बी प्रोवाइडेड ₹500 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। नेक्स्ट 3 मंथ के लिए ₹500 पर मंथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे उन औरतों को जिनके जनधन अकाउंट बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज देयर विल बी इंक्रीज इन द मनरेगा वेज टू दी ₹202 पर डे टू बेनिफिट 13.62 करोड़ रुपीज। मनरेगा की जो वेज है वो 2020 में इंक्रीज कर दी गई थी ₹202 पर डे के हिसाब से। The central government has given orders to state government to use the building and construction workers welfare fund to provide relief to the construction worker। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड है उसको यूज किया जाए कंस्ट्रक्शन वर्कर के वेलफेयर के लिए, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट इज, अब आते हैं हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स। आपके जितने भी एसएससी के एग्जाम रहेंगे या बैंकिंग के एग्जाम रहेंगे या एनडीए के एग्जाम या फिर जो भी आपके एग्जाम है तो वन लाइनर करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल signed a memorandum of understanding MOU with India's National Hydroelectric Power Corporation NHPC Limited to develop the West Seti and Seti River project, a total of 1200 मेगावाट। तो एक प्रोजेक्ट बन रहा है एक नेपाल गवर्नमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल के बीच में और उसके साथ में जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो रहेगी एनएचपीसी। इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है कि वेस्ट सेती और सेती रिवर जो है उनके ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा 1200 मेगावाट का। सेती रिवर या फिर वेस्ट सेती रिवर जो प्रोजेक्ट है वो है नेपाल में, करंटली ये लोकेटेड है नेपाल में। ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज डेवलप्ड द जलदूत ऐप। जलदूत ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने टू हेल्प द ग्राम रोजगार सहायक टू मेजर द ग्राउंड लेवल ऑफ सिलेक्टेड वेल्स ट्वाइस अ ईयर इन सिलेक्टेड विलेजेस। जो ग्राम रोजगार सहायक जो है उनकी हेल्प करेगा ये ग्राउंड वाटर लेवल को मेजर करने के लिए। साल में 2 बार ये किया जाएगा। जलदूत ऐप जो है वो चेक करेगी कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो पर्टिकुलर रूरल एरिया में कितना रहा है। अभी इंडिया का जो रिसेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में काफी सिटीज ऐसी हैं जो कि जहां का ग्राउंड वाटर जो है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। ठीक है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को ये वाला इनिशिएटिव लेना पड़ा ताकि उसे ये चेक किया जा सके कि कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन से गांव है वहां पर क्राइसिस आने वाली है ग्राउंड वाटर लेवल को लेकर। नेक्स्ट इज द डाटा विल बी यूज्ड इन मेकिंग प्लान्स फॉर द ग्राउंड वाटर ऑगमेंटेशन अंडर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीडीपी अंडर महात्मा गांधी नरेगा। तो मनरेगा के अंडर
एक स्कीम है GPDP, ग्राउंड वाटर ऑगमेंटेशन अंडर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। इस के अंडर मनरेगा स्कीम से काफी बाबड़ी बनाई जाती है, कुएं बनाए जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं। इसके अलावा जो भी ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग या फिर ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के जो भी तरीके हैं वो सारे किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ग्राउंड वाटर लेवल पता लग जाए तो उसके अकॉर्डिंगली हम इनके ऊपर काफी इफेक्टिव प्लान बना सकते हैं। द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस Symphony is being organized by the Ministry of Development of the Northeastern Region on the occasion of World Tourism Day। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। इस वाले इवेंट पर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसका नाम था सिम्फोन, with the aim to create the road map to showcase the unexplored beauty of northeast India and boost the tourism sector in the northeastern region। तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो काफी ज्यादा सुंदर है और टूरिज्म पर्पज से काफी ज्यादा एक बोल सकते हैं कि एक स्कोप है, वहां पर हम टूरिज्म बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन टूरिज्म वहां का जो टूरिज्म है वो अभी इतना ज्यादा बोल सकते हैं कि बूस्टेड नहीं है या फिर इतना ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है। तो इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करी जिसमें एक रोड मैप बनाया गया कि कैसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो पर्टिकुलर रीजन है जो कि टूरिज्म सेक्टर की वजह से इंपॉर्टेंट है तो उसको हम बूस्ट कर सकें और उसको प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट इज 60 years after they were last seen, tigers are being reintroduced to the मध्य प्रदेश माधव नेशनल पार्क। टाइगर 60 साल पहले माधव नेशनल पार्क से एक्सटिंक्ट हो गए थे। बाकी नेशनल पार्क में है जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया और काफी और नेशनल पार्क है जहां पर टाइगर्स को प्रिजर्व करके रखा है या फिर कंजर्व करके रखा है हमने। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला है कि वो री इंट्रोड्यूस करेंगे माधव नेशनल पार्क में। माधव नेशनल पार्क कहाँ का नेशनल पार्क है? मध्य प्रदेश का। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क, पेंच, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, सतपुरा, वन विहार एक्सेट्रा, ये जो है वो वहां के मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश के ही है। पूरे इंडिया में अगर आपको सवाल आए कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किसके हैं तो मध्य प्रदेश के। इसके अलावा माधव वहां का है, कूनो, पेंच, कान्हा, पन्ना, माधव, बांधवगढ़, सतपुरा, वन विहार एक्सेट्रा, ये वहां के नेशनल पार्क है। सो नेक्स्ट इज BCHORADS, शॉर्ट में बताऊं तो बसूराइड्स इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैनपैड, designed and developed indigenously by the DRDO's Research Center Imarat RCI Hyderabad in collaboration with the DRDO's laboratory and Indian industry partner। so मैनपैड डिजाइन किया गया, ठीक है, मैनपैड डिजाइन किया गया, नाम है उसका BCHORADS। इसको ज्वाइंटली बनाया है डीआरडीओ का रिसर्च सेंटर है इमारत RCI और हैदराबाद में, उसकी कोलैबोरेशन के साथ और डीआरडीओ की लेबोरेटरी के साथ इन्होंने मैन पैड बनाया है। ठीक है, बात करें कि BCHORADS क्या है तो इट इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल incorporates many novel technology including miniaturized reaction control system। कि इसमें काफी फीचर है जिसमें RCH या फिर मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम भी एक है। अब रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जिसमें जो सबसे पहले ये नैनो सैटेलाइट्स में यूज किया जाता था। नैनो सैटेलाइट्स में यूज होगा ये कैसे? जैसे आप कोई भी सैटेलाइट है उसको अगर हम मॉनिटर कर रहे हैं तो जो मेन चीज है वो है उसका एल्टीट्यूड देखना। ठीक है, तो अगर उसमें RCS सिस्टम लगा होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपना एल्टीट्यूड सेलेक्ट कर लेगी या फिर एल्टीट्यूड को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगी या फिर मॉनिटर कर लेगी मिनिएचराइज रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम में। तो ये जो हमारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफी ज्यादा अच्छे चीजों के साथ इक्विप्ड है जिसमें कि RCS जो है वो भी एक फीचर है इसका। एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स which have been successfully proven during the test। सक्सेसफुली टेस्ट हुआ रिसेंटली और इसमें ये वाली चीज प्रूव होगी। नेक्स्ट इज वेटरन एक्टर आशा पारेख हैज बीन डिक्लेयर्ड रेसिपिएंट ऑफ द 2020 दादासाहेब फाल्के अवार्ड, मेकिंग हर द 52nd अवार्डी ऑफ द ऑनर। सो आशा पारेख जिन्होंने काफी बॉलीवुड की काफी हिट मूवी दी हैं जिसमें चिराग, बंटवारा,
जिसमें चिराग, बंटवारा एक्सेट्रा काफ़ी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इनको इतनी सारी अच्छी मूवीज़ देने के लिए इस साल आशा परेख को सिलेक्ट किया गया कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनको दिया जाएगा। हर साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में जिनकी सबसे बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन रही थी पूरी लाइफ टाइम में, उनको दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये 52nd अवार्ड ही है इस वाले ऑनर के। नेक्स्ट इज प्रीमियम इंडस्ट्री बॉडी डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSI-CI established by the NASSCOM promoted its senior vice president Vinayak Godse and appointed him the new CEO। विनायक गोडसे न्यू CEO बने हैं DSCI, जो कि एक डाटा सिक्योरिटी काउंसिल है इंडिया की, नास्कॉम ने बनाई थी सबसे पहले। नास्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ, नास्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। सो नास्कॉम ने DSI-CI बनाई थी। अब इसके न्यू CEO बने हैं जिनका नाम है विनायक गोडसे। यहाँ पर आप उनकी फोटो देख सकते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल लॉन्च दी भारत विद्या विच इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द ओरिएंटल एंड साउथ एशियन स्टडीज। तो एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है भारत विद्या। ये क्या करेगा? ये ओरिएंटल और साउथ एशियन स्टडी को प्रमोट करेगा। द भारत विद्या इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे। ये जो बोरी है या BORI है, ये पुणे में लोकेटेड है। ठीक है, इसको जो प्लेटफॉर्म है इसको डिजाइन और डेवलप किया है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और ये क्या करेगा? ये ओरिएंटल और साउथ एशियन स्टडी को प्रमोट करेगा। इन सऊदी अरबिया, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज नेम्ड हिज सन एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एज द PM ऑफ द किंगडम। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। ये जो है ये किंग है सऊदी अरबिया के, और ये जो है ये उनके बेटे, जिनका जो एयर थे, इनके एयर थे क्राउन के। इनको इन्होंने डिक्लेयर किया है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ये सऊदी अरबिया के। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही सलमान बिन अब्दुल अजीज के बाद जो मोहम्मद बिन सलमान है वो नेक्स्ट किंग बनेंगे सऊदी अरबिया के। नेक्स्ट इज सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमारे न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं आर वेंकटरमणी। पहले KK वेणुगोपाल को ये रिप्लेस करेंगे। 30 सितंबर को ये रिप्लेस कर चुके हैं इनको, आर वेंकटरमणी KK वेणुगोपाल को। न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये। अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया को मिलती है। इंडिया की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी मानी जाती है लॉ के रिगार्डिंग के। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड एज द नेक्स्ट CDS और द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो जनरल बिपिन रावत को की डेथ के बाद अभी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो दी जा रही है जनरल अनिल चौहान। तो रिटायर्ड हो चुके थे अपनी सर्विस के लिए, लेकिन 3 साल के लिए अभी ये सर्व करेंगे एज अ CDS इंडिया में। इनके फोटो भी आप यहां पर देख सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट सेशन, इन द लास्ट वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द सितंबर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे? सो 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक हमने मनाया इस साल नेशनल न्यूट्रिशन वीक। नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया गया 1 to 7 सितंबर तक। उसके बाद 2 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड कोकोनट डे। इसकी जो थीम थी वो थी ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। ग्रोइंग कोकोनट फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ लाइफ इसकी थीम है। थीम आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में थीम्स पूछी जाती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो थीम्स हैं वो रेगुलर पूछी जाती हैं एग्जाम में। 3 सितंबर को हमने स्क्रैच स्क्रैपर डे सेलिब्रेट किया। देन 5 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया टीचर्स डे। टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन, जिनको इंडिया का बेस्ट टीचर माना जाता है। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेट किया हमने। देन ऑन द 7 सितंबर वी सेलिब्रेटेड ब्राजीलियन इंडिपेंडेंस डे। ब्राजील 7 सितंबर को सेलिब्रेट हुआ था
पोर्तुगीज रूल कर रहे थे वहां पर। 1967 में ब्राजील जो है वो इंडिपेंडेंट होता है भाई पोर्तुगीज। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया हमने, जिसकी जो थीम थी हमारी वो थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी एंड लर्निंग स्पेसिस, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस। नेक्स्ट इज 8 सितंबर। 8 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। देन 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। सुसाइड प्रिवेंशन डे की जो हमारी थीम थी वो थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। सो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की जो थीम थी वो थी क्रिएट होप थ्रू एक्शन। नेक्स्ट इज 11 सितंबर 9/11 रिमेम्बरेंस डे। 9/11 का जो अटैक हुआ था उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं 9 हम 11 सितंबर को। 11 सितंबर को ये अटैक हुआ था, 9/11 का अटैक जो था। 11 सितंबर को ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस काफी ज्यादा बार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, ठीक है। 14 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, फर्स्ट एड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी जो थीम थी सर वो थी लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। देन 15 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया इंजीनियर्स डे इन इंडिया। देन ऑन 15th September we celebrated International Day of Democracy. After that on the 16 September we celebrated World Ozone Day. Then 16 September को ही हमने मलेशिया डे सेलिब्रेट किया। 17 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जिसमें सारे पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए हम प्रे करते हैं और वर्ल्ड के जितने भी सारे पेशेंट हैं उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं ये वाले दिन कि उनकी जो सेहत है वो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी वो रिकवर हो सके। इसकी जो थीम थी वो थी मेडिकेशन सेफ्टी। 18 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे सेलिब्रेट किया हमने। देन 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे। 21 सितंबर को अल्जाइमर डे एंड 21 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया 21 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इसकी जो थीम थी हमारी वो थीम थी हमारी एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस, एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। नेक्स्ट इज इन द लास्ट we will discuss on 23 September we celebrated International Day of Sign Languages. Sign Languages का डे सेलिब्रेट किया हमने। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे सेलिब्रेट किया गया। थीम थी इसकी फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्थियर वर्ल्ड। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस सेलिब्रेट किया गया। 26 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया डे ऑफ द डेफ एंड 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। तो दो डे थे जो सेलिब्रेट किया हमने 26 सितंबर को डे ऑफ द डेफ एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 27 सितंबर को जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस करंट अफेयर में कि हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया था। इसकी जो थीम थी वो थी रीथिंक टूरिज्म, रीथिंक टूरिज्म। 28 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड रेबीज डे। इसकी जो थीम थी वो थी वन हेल्थ जीरो डेथ, जो थीम थी वो थी वन हेल्थ जीरो डेथ। 29 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड हार्ट डे एंड 29 सितंबर को ही हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। देन 29 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड मैरीटाइम डे, न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर द ग्रीनर शिपिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ दिस वीक। इसके अलावा आप डीसीजी से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो। हमारे डीसीजी से कोर्स परचेज करने के बाद आपको डीसीजी की मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अलावा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप ये जो वीकली करंट अफेयर सेशन था, ये वीकली करंट अफेयर वीडियो थे, इसको जितने ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतने ज्यादा आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए, और अगर आपको हेल्पफुल लगे होंगे तो इसको लाइक भी कर सकते हो, और इसके अलावा आप हमारा जो डीसीजी का चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दी टुडे, वी विल मीट द नेक्स्ट वीक। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।